हेलो 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 एंड वेलकम बैक चैंपियंस। क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन में पूरी तरह व्यस्त हैं। तो आज इस सेशन का एजेंडा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वन शॉट में डिस्कस करना। यह सेशन बेसिकली किसके लिए है? एक ऐसा स्टूडेंट जो पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहा है, या एक ऐसा स्टूडेंट जो पहले पढ़ चुका है और एक बार में पूरा सेशन, पूरे लेक्चर को, पूरे टॉपिक को रिकैप करना चाहता है। दोनों ही सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए यह सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस सेशन के साथ आपको मिलेगी एक प्रैक्टिस शीट जिसके वीडियो सॉल्यूशंस पीडब्ल्यू ऐप पे अवेलेबल हैं। तो इस विजेता सीरीज में सभी सब्जेक्ट्स का टोटल कंटेंट, वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस शीट और उनके वीडियो सॉल्यूशंस ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, कायदे से जिस डिसिप्लिन में पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो करना है और एक बढ़िया सा स्कोर कार्ड, एक बढ़िया सी रैंक लेके आनी है। कर लोगे इतना? पक्का? तो मुस्कुराइए, आप हैं फिजिक्स वाला में। और करते हैं अब हम लोग शुरुआत। आज के सेशन का एजेंडा क्या है? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल साहब की इक्वेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इंटेंसिटी, मोमेंटम और रेडिएशन प्रेशर पे चर्चा, न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी की समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर। ये जितना डिस्कशन लिखा है इट्स स्ट्रिक्टली एज पर एनसीईआरटी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एक क्विक रिकैप आपके सामने है चार्ज की प्रॉपर्टीज का। क्या हमको ये मालूम है कि अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए हम कैसी बनाते हैं? दिस शुड बी रेडियली आउटवर्ड, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज रेडियली इनवर्ड। अगर चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, तो अलोंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात हमको मालूम है। अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेटेड चार्ज, ऑसिलेटिंग चार्ज क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहां ऑसिलेटिंग चार्ज के द्वारा, एक्सेलरेटेड चार्ज के द्वारा EM वेव्स का जनरेशन होगा। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको मालूम थी। नहीं भी मालूम थी तो अब मालूम चल गई। अच्छा, मैक्सवेल साहब का फोटो यहां क्यों छपा है? ये यहां क्यों है? क्योंकि जो भी बातें हम करने वाले हैं ना, ये सब इन्हीं की देन है। मैक्सवेल साहब ने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 4 इक्वेशंस के जरिए यूनिफाई कर दिया। तो इनका आशीर्वाद बना रहे। अब बातों को बढ़ाते हैं हम लोग आगे। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके सामने आ रहा है, ध्यान से सुनना। क्या हमको ये मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवा के हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं? इस बात की जानकारी हमको है। आर वी अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड? कैसे सर? ये किसने बता दिया? कब बता दिया? हमको तो याद नहीं। अरे फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ। क्या 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 कहा था फैराडे भाई साहब ने? व्हाट इज फैराडेज लॉ? इट सेज दैट E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। करते हैं इस पे डिस्कशन। उसके पहले आर्ग्यूमेंट सुन लो। फैराडेज लॉ में हमको यह मालूम है कि यह है मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स राइज टू ईएमएफ। ईएमएफ है मतलब करंट है, करंट है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, फैराडेज लॉ ने क्या प्रूव किया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड? बिल्कुल। आर्ग्यूमेंट ये आया कि क्या वाइस वर्सा ट्रू है, क्या कॉन्वर्स ट्रू है? इज द कॉन्वर्स स्टेटमेंट आल्सो ट्रू? कैन वी से दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड? क्या ऐसा हम कह सकते हैं? यही तो डिस्कशन है। इस पे मैं बना रहा हूं एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। यही हमारा सेंटर ऑफ डिस्कशन है, इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। अभी ध्यान से सुनना। क्या कहा हमने? फैराडेज लॉ हमने लिखा। क्या कहता है फैराडेज लॉ? थोड़ा और विस्तार में समझते हैं। वी नो that according to Faraday's law E equals to minus of d phi divided by dt. What is this phi? Phi क्या है? Phi है मैग्नेटिक फ्लक्स। सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? भूल गए हम लोग तो। Phi equals to B dot A। बहुत बढ़िया। A is the area, B is the magnetic field। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर एरिया कांस्टेंट है सो E equals to minus A times of dB divided by dt। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके हम डेवलप कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सर आपने तो ईएमएफ डेवलप किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ गई? अरे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो,
कर दी, बिल्कुल कर दी। क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण ईएमएफ आया कहानी में। ईएमएफ आने से क्या हुआ? करंट आया कहानी में। व्हाट इज करंट? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। कब फ्लो करेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। मतलब इन शॉर्ट कहानी में इंट्रोड्यूस हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवा के आप पहुंच गए इलेक्ट्रिक फील्ड तक। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्या कॉन्वर्स हो सकता है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करवा के हम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं? मतलब मान लीजिए अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो कैन इट गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड? ये है सवाल। ठीक है, अब इसके लिए, इसको समझने के लिए हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखना एक्सपेरिमेंट। आपके सामने एक सर्किट है, कैपेसिटर है, और जो सोर्स है दैट सोर्स इज एसी सोर्स। व्हाई एसी सोर्स? बिकॉज वी नीड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कहानी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एसी सोर्स है। यहां पे जो चार्ज है प्लेट्स पे, कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होगी। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एसी सोर्स। और या तो अगर नॉर्मल डीसी सोर्स है तो आप चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के समय की बात करेंगे। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? जो पूरा डिस्कशन अभी मैं बताने वाला हूं कब का है ये? कब का है ये? जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। चलिए, पहली बात, अगर आपने सर्किट कंप्लीट किया, ये इलेक्ट्रॉन्स खींचे इधर, पॉजिटिव चार्ज आया, गए इधर का, सर्किट कंप्लीट हुआ, नेगेटिव चार्ज यहां आ गया। सिचुएशन में एक करंट मिला, डेफिनेटली कंडक्शन करंट। व्हाट इज कंडक्शन करंट? कंडक्शन करंट को हम आईसी से डिनोट कर रहे हैं। व्हाट इज आईसी? दिस इज सिंपली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस। बहुत बढ़िया। अब अगर सिस्टम में करंट है, ये एक करंट कैरिंग वायर है, तो क्या इसके आसपास, क्या इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी? सोचिए, सोचो सोचो सोचो। क्या करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है? ऐसा किसी ने बताया हमको? हाँ बिल्कुल। किन्होंने? एम्पियर साहब ने। क्या बताया था? एम्पियर सर्किटल लॉ। व्हाट इट सेज? अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। बिल्कुल सही जवाब। अर्थात आपके इस रीजन में अगर आप एक कॉम्पस रखते हैं तो उसकी नीडल में आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। आपने यहां कॉम्पस रखा, डिफ्लेक्शन मिला। आपने यहां कॉम्पस रखा, डिफ्लेक्शन मिला। आपने कॉम्पस को यहां रख दिया, आपने कॉम्पस को यहां रख दिया, यहां पे भी डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। हर जगह पे डिफ्लेक्शन मिल रहा है। जीवन आसान है, जीवन बढ़िया चल रहा था हमारा। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ भी वैलिड है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। आप कहीं पे भी रखिए इसको, आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब दिमाग में खुरापात क्या आई कि क्यों ना इसके बीच में रख दिया जाए। अब ये जो दो प्लेट्स हैं, इसके बीच में हम लोग रखेंगे क्या? इस कॉम्पस को। अब देखना, पहले, अच्छा आगे बढ़ने के पहले आप लोग बताओ कि क्या लगता है, अगर कॉम्पस को हम लोग प्लेट्स के बीच में रख दें, डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए या नहीं? कितने लोग बोल रहे हैं मिलना चाहिए, कितने लोग बोल रहे हैं नहीं मिलना चाहिए? अगर आपने इसको बीच में रख दिया तो डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए या नहीं? थिंक 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 थिंक। देखो, सवाल यह है कि अगर प्लेट्स के बीच में आपने रखा तो क्या प्लेट के बीच में कोई करंट है? लेट्स से दीज आर द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये मैंने बना दी कैपेसिटर की दो प्लेट्स। बहुत बढ़िया। किसी इंस्टेंट पे यहां पे कुछ चार्ज है, लेट्स से दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेटली यस, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। बहुत शानदार, मजा आ गया। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेफिनेटली देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को जूम करके बनाया है। अगर आप यहां पे एक कॉम्पस को रखें तो डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई करंट वाकई में थोड़ी है, चार्ज इसके अंदर फ्लो थोड़ी हो रहा है। हो रहा है क्या इसके अंदर? यहां पे कोई फ्लो ऑफ चार्ज है क्या? क्या इसके अंदर कोई फ्लो ऑफ चार्ज है? नहीं है। तो इसके अंदर कोई करंट है? नहीं है। सर आप किस करंट की बात कर रहे हैं? मैं कंडक्शन करंट की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडक्शन करंट। सो दैट कंडक्शन करंट इनसाइड इज जीरो। अगर कंडक्शन करंट जीरो है तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ अभी अभी आपने बेटा क्या बोला? B डॉट dl, इंटीग्रल B डॉट dl इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I एंड द ओनली करंट वी आर अवेयर अबाउट, सिर्फ एक ही करंट हमारे जीवन में है।
एक ही करंट हम जानते हैं, कंडक्शन करंट, तो वो तो नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होनी चाहिए। ये है हमारी एक्सपेक्टेशन, ये है हमारी एक्सपेक्टेशन। लेकिन रियलिटी अलग है, यहां डिफ्लेक्शन मिला। अरे हमने तो सोचा कि नहीं मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन यहां पे बीच में भी डिफ्लेक्शन मिला। क्या हो रहा है ये जीवन में, मतलब चल क्या रहा है ये कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भी डिफ्लेक्शन मिल रहा है, कोई करंट तो है नहीं, मतलब क्या एम्पियर सर्किट लॉ गलत है? जीवन में आज तक हमने जो जो पढ़ा वो सब गलत है, ये तो समस्या खड़ी हो गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है यहां पे। अब क्योंकि डिफ्लेक्शन मिला, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डेफिनेटली प्रेजेंट इन दिस रीजन। और जान के आपको हैरानी होगी कि अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, लेट्स से इट इज एट सम डिस्टेंस, या इस पॉइंट पे बात करूं, ये कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ये भी कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे इक्वल डिफ्लेक्शन मिला, मतलब दोनों पॉइंट पे इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का कॉज, हमने सोचा कि यहां मैग्नेटिक फील्ड का कॉज क्या है। डिस्कशन क्या चल रहा था? डिस्कशन ये चल रहा था कि क्या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है, तो क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकती है? तो आपने देखा कि हां कर रही है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी खासियत क्या है? एसी सोर्स क्यों लगाया? एसी सोर्स इसलिए लगाया बिकॉज वी नीड, यहां लिख देते हैं स्टार बना के। पूरा डिस्कशन जो अभी हम कर रहे हैं कब वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ तब व्हेन यू हैव टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कहानी वैलिड है। और हमने अभी क्या समझा? अभी हमने यह समझा कि अगर आपके पास सिचुएशन में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आपके पास सिचुएशन में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड। और इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो है डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब आज आपके पास एक नए प्रकार का करंट अवेलेबल है, ठीक है, आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट। बेसिकली क्या है ये वो करंट है, दिस इज द करंट दैट कम्स इनटू पिक्चर, करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये करंट कहलाएगा क्या? ये करंट कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। एक बार शॉर्ट में फिर से बता रहा हूं हमने क्या किया। ये हमारा सर्किट है, सर्किट में हमारे पास कैपेसिटर है, एसी सोर्स है। सर क्या एसी सोर्स लेना ही जरूरी है? आप डीसी भी ले सकते हो, लेकिन डीसी में आप चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के समय की बात करोगे। आप लोग डिस्कस करोगे कौन से स्टेट की, जब कैपेसिटर या तो चार्ज हो रहा होगा या डिस्चार्ज हो रहा होगा। रीजन बहुत क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस सिचुएशन में, उस समय पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट्स गोइंग टू बी वेरिएबल। इन शॉर्ट, सिचुएशन में एक मैग्नेटिक फील्ड आई। क्यों आई? क्योंकि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात कर रहे थे वो थी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने डेवलप कर दी मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करवा के आप पहुंच गए मैग्नेटिक फील्ड तक। यानी जो सवाल शुरू हुआ था उसका जवाब है हां, डेफिनेटली यस, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो रहा है। और क्या करंट इंट्रोड्यूस किया हमने? क्या नाम है इस करंट का? दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। क्यों है ये कहानी में? दिस इज ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए कि कितना होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या होता है, कितना होता है, क्या होता है, तो हमने समझ लिया। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सप्रेशन, द डेरिवेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, आपने इसको कनेक्ट किया सर्किट से, और किसी इंस्टेंट पे सिचुएशन में कुछ चार्ज है। लेट्स से दैट चार्ज इज हाउ मच? लेट्स से दैट चार्ज इज Q. Let's say that charge in the situation is how much? That's Q. बहुत बढ़िया। और यहां पे इसके बीच में है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि समय के साथ बदल रही है, ठीक है। अब यहां पे डिफ्लेक्शन मिला, मतलब इसके इर्द गिर्द, इसके आसपास, इसकी विसिनिटी में
क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये बना दिया आपने मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बहुत बढ़िया। गॉसेस लॉ रिकैप करो। व्हाट बेसिकली गॉसेस लॉ सेज, गॉसेस लॉ कहता है कि फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट्स बेसिकली व्हाट, दैट्स ई डॉट ए। और क्या लिख सकते हैं हम लोग फ्लक्स को, फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या हम लोग Q जो चार्ज है किसी भी इंस्टेंट पे, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ फाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दिया जाए, dq बाई डी टी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। ओ हो, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। देखो देखो देखो, बहुत काम की बात आई है सामने। dq बाई डी टी क्या है, करंट। कौन सा करंट है ये, यही तो है डिस्प्लेसमेंट करंट, यही तो है डिस्प्लेसमेंट करंट। ओ हो, फॉर्मूला आ गया क्या डिस्प्लेसमेंट करंट का, अरे फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने। आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। सर ये कौन सा फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक है कि इलेक्ट्रिक है, अरे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। गॉसेस लॉ लगाया ना हम लोगों ने। व्हाट वी हैव डन, वी हैव अप्लाइड गॉसेस लॉ, ठीक है, हम लोगों ने अप्लाई किया गॉसेस लॉ, इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, दिस इज फाई ई। तो सर इससे साबित क्या हो रहा है, इससे साबित यह हो रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं, करंट डेवलप कर सकते हैं, जिसका नाम दिया आपने डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या वाकई में ऐसा करंट होता है, नहीं होता। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट रखा है, हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है। एक्चुअल में ऐसा कोई करंट नहीं है वहां पे, बहुत क्लियरली बता रहा हूं मैं, ठीक है। एक्चुअल में पे फ्लो ऑफ चार्जेस, अरे करंट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट एक्चुअली इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, इट्स सिंपली द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो क्या यहां पे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, बीच में नहीं हो रहे हैं, ऑल्दो जो हो रहा था उसको सपोर्ट करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट समझा है। ये रहा डिस्प्लेसमेंट करंट आपके सामने, ठीक है। तो चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे, तेज रफ्तार में बढ़ते हैं आगे। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि जो एम्पियर्स लॉ था वो तो वायलेट हो गया। अभी तक हमने जो समझा था, लेट्स से ये एक सिंपल सा सर्किट हमारे सामने है, एसी सोर्स मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर मैं बात करूं एम्पियर सर्किटल लॉ की, सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ वी नो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्या लिखते हैं हम एम्पियर्स लॉ में, वी से दैट इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। और एम्पियर साहब के समय तक जो हमने डिस्कशन किया है, दी ओनली करंट वी वर अवेयर अबाउट, हमको सिर्फ एक प्रकार का करंट मालूम था जो था कंडक्शन करंट, और इसके बीच में तो कंडक्शन करंट होता नहीं है। सर्किट आपने कंप्लीट किया, चार्जेस आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, लेकिन क्या बीच में कोई करंट था, बिल्कुल नहीं था, फिर भी डिफ्लेक्शन मिला। तो यहां पे लिमिटेशन आपके सामने आ गई एम्पियर्स लॉ की, जो कि किन्होंने पूरी की, जो कि किन्होंने समझाया, मैक्सवेल साहब ने। तो इसलिए इक्वेशन में एम्पियर के साथ नाम जुड़ चुका है मैक्सवेल साहब का। और क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे कि जो करंट है ना, इस करंट को हम लेंगे टोटल करंट, दिस करंट इज गोइंग टू बी दी टोटल करंट। तो ये आपके सामने बन गया एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ, ठीक है। नाउ व्हाट इज टोटल करंट, टोटल करंट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ द आईसी प्लस आईडी, यानी फॉर्मूला आपके सामने, मॉडिफाइड एक्सप्रेशन आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ गया, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आईसी प्लस आईडी। और आईडी को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी तो हमने सीखा, डरने वाली बात नहीं है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई डिवाइडेड बाय dt। सिंपल, हाँ या ना, क्विकली, ये कौन सा फ्लक्स है, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत बढ़िया, इसको हम लोग डाल देते हैं डब्बे में। ये आ गई एक बहुत ही काम की इक्वेशन, दिस इज द कंबाइंड, दिस इज द एम्पियर मैक्सवेल लॉ इन फ्रंट ऑफ यू। क्या कहा हमने, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आईसी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। क्लियर है ये बात, बहुत काम की इक्वेशन है।
काम आएगी आगे। चलिए बातों को बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात और सुन लो। अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, what continuity principle says? It says that IC equals ID. Conduction current is equal to the displacement current. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, उसका रीजन पहले भी बता चुका था कि अगर आप ये दो पॉइंट सिलेक्ट करें, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, सेंट्रल लाइन से। दोनों ही पॉइंट्स पे अगर आप कॉम्पस रखते हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन आ रहा है। मतलब सिचुएशन में जो करंट है, वेदर इट बी IC और वेदर इट बी ID, दैट इज इक्वल, ओके, बिकॉज द कॉज फॉर दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट द करंट। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब बातों को बढ़ा दिया जाए आगे। कंडक्शन करंट IC सिंपली क्या होता है? दैट्स नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ओके। तो कंडक्टर में वो करंट जो किस कारण से है? जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी फ्लो ऑफ चार्ज के कारण आने वाला करंट, द करंट कैरिड बाय द कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इज व्हाट वी कॉल एज द कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आपने क्या कहा? दैट सिंपली द करंट इन द सिचुएशन ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है इसका रिलेशन? ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ d phi E डिवाइडेड बाय dt। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया। चलिए, तो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन। आइए अब बातों को बढ़ा दिया जाए आगे। एक बहुत शानदार सवाल आपके सामने, इसको पढ़ो, मजा आ जाएगा वाकई में। ये सवाल ऐसा है जिसमें 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होंगे, तो बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से इस सवाल को करना है। सेम ऐसा सवाल JEE मेंस में रिसेंटली पूछा था। अगर ये सवाल आपने कर लिया पूरा A to Z, तो मेरी तरफ से अपनी पीठ थपथपा लेना, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं सवाल को। क्या कह रहा है? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 1 मीटर, रेडियस देके रखा है, ठीक है। ये जो प्लेट्स है ये सीधी दिख रही है, लेकिन है पैरेलल, सॉरी सर्कुलर प्लेट्स। कैसी? कुछ ऐसी, ये बना देते हैं, ठीक है। ये है सर्कुलर प्लेट्स, बहुत शानदार, मजा आ गया। ये रहा सेंट्रल पॉइंट, ऐसा इस पे रिप्रेजेंट कर दो ना, तिरछा कर दिया आपने। ये रहा सेंट्रल पॉइंट O, इससे कुछ नीचे पॉइंट है P, दिस इज P, दिस इज O, ओके। पढ़ो आगे सवाल, क्या कह रहा है? एट t इक्वल टू 0 इट इज कनेक्टेड फॉर चार्जिंग इन सीरीज विद अ रेजिस्टर, रेजिस्टेंस देके रखा हुआ है, अक्रॉस अ 2 वोल्ट बैटरी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P, ये रहा पॉइंट P, हाफवे बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी ऑफ द प्लेट्स आफ्टर दिस मच टाइम। एक गिवन टाइम पे, ये टाइम की वैल्यू देके रखिए 10⁻³ सेकेंड। आपको क्या निकालना है? आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। और ये चार्ज का फंक्शन आपको देके रखा हुआ है Q इक्वल्स टू CV 1 - e⁻⁻t/τ। और ये टाउ क्या होता है? टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, दैट्स नथिंग बट RC। चलो बहुत शानदार। सर क्या सोचें, कैसे सोचें? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इस सवाल में, कैसे अप्रोच करें। आपने सवाल पढ़ा, आपने सर्किट देखा, आपने कॉन्सेप्ट अभी समझा है। अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड होगी भी या नहीं? होगी या नहीं? बिल्कुल होगी, क्योंकि ट्रांजिएंट स्टेट की बात चल रही है। बात तब की चल रही है जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो उसकी प्लेट्स पे, कैपेसिटर की चार्जिंग चल रही है तो उसकी प्लेट्स पे जो चार्ज है ना, वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा होगा। यही तो सीखा हमने इतनी देर में। बिल्कुल शानदार, मजा आ गया। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी तो वेरी कर रही होगी। और अगर इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है तो वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट करती है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट करती है? वो जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड। इट्स गोइंग टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। तो हाँ, इतनी बात तो पक्की है कि मैग्नेटिक फील्ड होगी कहानी में। हाँ, यही तो सीखा है मैंने। कितनी होगी, कैसे निकालें? अब वो निकालने के लिए, उसकी वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें अप्लाई करनी पड़ेगी वो एक्सप्रेशन, वो इक्वेशन जो अभी हमने सीखी। क्या सीखा अभी हम लोगों ने? हमने सीखा एम्पियर मैक्सवेल लॉ। बिल्कुल सही जवाब। अगर ये
दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, लेट्स से दिस इज द सेंट्रल पॉइंट O एंड दिस इज सम पॉइंट P, दिस इज सम पॉइंट P। आपको P पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहता है एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन कहता है इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। कौन सा I? IC ID। IC का IC तो होगा ही नहीं ना, कंडक्शन करंट थोड़ी होगा उसके बीच में, सिर्फ ID होगा। बहुत बढ़िया, तो ये लिख दिया हमने एक्सप्रेशन, ये लिख दिया हम लोगों ने एक्सप्रेशन। कौन सा? एम्पियर मैक्सवेल लॉ का। ठीक है। अब सर ये जो आपने लॉ लगाया है ये एक क्लोज लूप पे लगता है, तो आपने लूप तो ली ही नहीं है, ले लेते हैं। ये बना दी हमने लूप। क्या नियम होता है लूप लेने का? क्या रूल होता है लूप लेने का? लूप कुछ इस तरह से ली जाती है कि वो पॉइंट जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं दैट शुड लाई ऑन द लूप। तो क्या वो आ रहा है लूप पे? बिल्कुल आ रहा है। ये रेडियस अगर कैपिटल R है तो ये रेडियस है कितना? दिस रेडियस इज स्मॉल r। और क्या रिलेशन है कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में? इट्स बीन गिवन दैट कैपिटल R इज 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r और लेट्स से स्मॉल r इज r/2। सिंपल। ठीक है, देखे रखा है। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, आईडी क्या होता है? आईडी के एक्सप्रेशन में क्या आता है? आईडी के एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है, आईडी के एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? वो होता है E डॉट ए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हम लोग अगर इस रीजन की बात कर रहे हैं, क्या इस रीजन में से सभी फील्ड लाइंस पास हो रही है या कुछ हिस्सा पास हो रहा है? एक हिस्सा पास हो रहा है, मतलब कि हम जिस फ्लक्स की बात कर रहे हैं दैट्स नॉट द टोटल फ्लक्स। द फ्लक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट द टोटल फ्लक्स, दैट्स सम पार्ट ऑफ दैट टोटल फ्लक्स। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्योंकि हम लोग, लो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, हम लोग इस रीजन की बात कर रहे हैं। अगर टोटल 4 लाइन है तो इसमें से 2 ही पास हो रही है ना, सारी तो नहीं जा रही है। मतलब फ्लक्स में खेल होने वाला है, ये बात समझ लो। ठीक है। आईडी का जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है इसमें फ्लक्स टोटल होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? कुछ और होना चाहिए। तो अभी मैंने इसको लिख दिया फाई डैश। बिल्कुल बढ़िया। अब फाई डैश और टोटल फ्लक्स में रिलेशन में कैसे निकालूं? ऐसे निकलेगा, ऐसे। कैसे? ये लिखा है सामने, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। मतलब कहानी कहां पे केंद्रित हो गई? कहानी कहां पे रुक गई? पूरा डिस्कशन किस पे आके सीमित हो गया? एक्सेलरेशन पे। दैट मीन्स यू कैन, एक्सेलरेशन बोल दिया मैंने, एरिया पे, रियली सॉरी। पूरा डिस्कशन एरिया पे आके रुक गया। मतलब आप लोग फ्लक्स लिख सकते हैं फाई दैट्स डिपेंडेंट अपॉन एरिया। सो फाई डैश इज टोटल फ्लक्स का 1/4, क्योंकि एरिया जो होगा दैट्स गोइंग टू बी 1/4। यू कैन से ए इज 1/4, ए डैश इज 1/4 ऑफ ए। सर ऐसा क्यों? एरिया इज पाई आर स्क्वायर, रेडियस r/2 देके रखा हुआ है, तो दोनों एरियाज में रिलेशन आपको मिल गया, फ्लक्स में रिलेशन मिल गया। और फ्लक्स को आप लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई डैश जिस जगह पे लिखा हुआ है, फाई डैश जिस जगह पे लिखा हुआ है वहां पे Q/4 एप्सिलॉन नॉट रख दीजिए। आइए मैनिपुलेट करते हैं एक्सप्रेशन को, आइए रीराइट करते हैं एक्सप्रेशन को। आपने क्या लिखा? यू हैव रिटन दैट इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ID। बहुत बढ़िया। B कांस्टेंट बाहर निकल गया जिसकी की वैल्यू हमको निकालनी है। DL, इंटीग्रल DL को आप क्या लिख देंगे? इस लूप को देखिए, इंटीग्रल DL 2 पाई बड़ा आर या छोटा आर? 2 पाई बिग आर और स्मॉल आर? 2 पाई टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, यस और नो? बहुत बढ़िया। तो आपने वैल्यू रख दी इंटीग्रल DL की 2 पाई स्मॉल आर, वेरी नाइस, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ID। ID को आपने लिखा एप्सिलॉन नॉट, देख लो पीछे, देख लो पीछे। ID को आपने लिखा एप्सिलॉन नॉट d फाई डैश बाई dt और फाई डैश को Q/4 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। ठीक है। वैल्यू एज इट इज हम लोग उठा के रख रहे हैं। ठीक है। क्या लिख दिया? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ID इज d फाई बाई dt, मतलब d बाई dt ऑफ Q, और बाहर निकल गया 4 और एप्सिलॉन नॉट, जिसमें से
एप्सिलॉन नॉट को आपने कर दिया कैंसल आउट। सवाल उठता है कि डी क्यू बाई डी टी क्या है। व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी? क्यू का एक्सप्रेशन आपके सामने था। व्हाट वाज द एक्सप्रेशन फॉर क्यू? CV ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। क्या यही एक्सप्रेशन था? बिल्कुल यही एक्सप्रेशन था। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डी क्यू बाई डी टी इज गोइंग टू बी वॉट? डी क्यू बाई डी टी इज गोइंग टू बी CV 1 का डिफरेंशिएशन 0, E का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और माइनस 1 बाई टाउ बाहर आ गया, तो ये टाउ आपने भेज दिया डिवीजन में। दिस इज ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? व्हाट इज टाउ? टाउ इज आरसी। व्हाट इज टाउ? टाउ इज आरसी। निकाल देते हैं इसकी वैल्यू। सो व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी? व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी गोइंग टू बी? ये सी वी डिवाइडेड बाय आर सी, सी सी गेट्स कैंसल्ड आउट। टाउ की वैल्यू आर सी, आर और सी की वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट करो। ये रहा आर 10 टू द पावर 6 ओम, और ये रहा सी 10 टू द पावर माइनस 9, मतलब इनका प्रोडक्ट बन गया 10 टू द पावर माइनस 3। तो टाउ की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3 उठा के हमने यहां पे रख दी। टाउ की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3 उठा के रख दी। टाइम भी 10 टू द पावर माइनस 3, टाउ भी 10 टू द पावर माइनस 3, ये बन गया e टू द पावर माइनस 1। c को कर दीजिए कैंसल आउट। सो द एक्सप्रेशन फॉर डी क्यू बाई डी टी इज v बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस 1। तो b का एक्सप्रेशन आपके सामने बन गया। कितना बन गया? स्मॉल r क्या है? स्मॉल r इज कैपिटल R बाई 2, तो 2 कैंसल आउट हो गया। ये बन गया पाई इंटू कैपिटल R। इसको लिख दीजिए म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल R इंटू V डिवाइडेड बाय R और 1 बाई ई। अब एक बात सुन लेना, ये रेडियस है, ये रेजिस्टेंस है, कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए इसकी वैल्यू उठा के रख देते हैं। ठीक है, रेडियस 1 दे के रखा हुआ है आपको, खेल खत्म। रेडियस 1 दे के रखा हुआ है ना, खत्म खेल। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7, V और R की वैल्यू उठा के रखते हैं। तो आइए V और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जो अभी अभी हमने डेवलप किया है। हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं V और R की। तो क्या देके रखी है V की वैल्यू? V आपको देके रखा है 2 वोल्ट और R देके रखा हुआ है 10 टू द पावर 6 ओम। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन में ऊपर कर देता हूं आपके लिए। सो द वैल्यू ऑफ B टर्न्स आउट टू बी हाउ मच? लेट्स से दिस इज B। कितना बन गया ये? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोलो जरा तेज रफ्तार में। दिस इज 10 टू द पावर माइनस 7, एब्सोल्युटली ट्रू। V की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय R, R की वैल्यू है 10 टू द पावर 6 और E की वैल्यू 2.7। जब आप इसको सॉल्व करते हैं 2 डिवाइडेड बाय 2.7 दैट्स 0.74, 0.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। तो बधाई हो, एक अच्छे सवाल का आंसर आपके सामने आ चुका है। समय लगा लेकिन आंसर मिला। अच्छा लगा सॉल्व करके। देखो, सही आंसर आया या गलत आया वो सेकेंडरी है। इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या एक ईमानदार कोशिश की, क्या आपने प्रयास किया। अगर कोशिश करोगे तो आंसर आएगा। समय लगता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और फिर प्रहार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन सब त्यागो तुम, जंग का मैदान छोड़ यूं ना भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो बातों को बढ़ा दिया जाए आगे। ये था सवाल, आंसर आपके सामने आ चुका है। एक अच्छा सवाल था। अब एक सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इट सेज, वी हैव सीन दैट अ मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही जवाब है, मालूम है, हमको पता है। इज द कॉन्वर्स आल्सो ट्रू? क्या इसका अपोजिट केस ट्रू है? मतलब क्या आप चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं? विच लॉ सपोर्ट्स द डिस्कशन? तो यही तो डिस्कशन हमने किया है थ्रू आउट। फैराडे भाई साहब ने हमको बताया था कि व्हाट मिस्टर फैराडे, कहां चला गया, जस्ट अ सेकेंड, आजा भाई। हाँ, फैराडे भाई साहब ने हमको क्या बताया था? फैराडे भाई साहब ने हमको ये कहा था
आपके E इक्वल्स माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, अर्थात आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके ईएमएफ डेवलप कर सकते हैं, करंट डेवलप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में हमने एक एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ लिया, ओके, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कैपेसिटर प्लेट्स हैं, किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कहानी में है, तो यहाँ डेवलप हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। हमने सीखा है दैट वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्स व्हाट, दैट डेवलप्स मैग्नेटिक फील्ड, एब्सोल्युटली ट्रू। और कौन सा लॉ है जो इसका रिलेशन हमको देता है, डिस्प्लेसमेंट करंट को जो रिलेट करता है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। सो यूजिंग दिस इज बेसिकली फैराडेज लॉ, नाम लिख देते हैं, लॉ के आगे देने वाले का नाम फैराडेज लॉ। बहुत शांत। अब दूसरा लॉ कौन सा है, दैट्स एम्पियर मैक्सवेल लॉ। और वो क्या कहता है, इट सेज दैट इंटीग्रल ऑफ d dot dl equals to mu naught times of ic plus id, mu naught times of ic plus ic plus id। और id क्या होता है, व्हाट इज id, जरा बता दो तेज रफ्तार में, व्हाट इज id? id is nothing but epsilon naught times of d phi by dt। ठीक है, तो चलिए एक सिंपल सा थ्योरेटिकल सवाल आपके सामने था, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। अब बातों को बढ़ा देते हैं आगे। अब वापस से लौट आइए कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। 2 केस बना रहा हूं, 2 सिनेरियो बना रहा हूं, देखते चलना साथ साथ में, इन्वॉल्व रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। Let's say in this region we have variable magnetic field, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा जीवन का। और इसके थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलने वाला है, जिसको कि हम लोग आगे के डिस्कशन में यूज करेंगे, और जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर, उसके दोनों कंपोनेंट्स की डायरेक्शंस पता चलेंगी हमको, ठीक है। चलिए तो जरा ध्यान से सुनो, ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन में जो कि चेंज कर रही है, जो कि वेरिएबल है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है आपके सामने, ओके। आपने एक सेगमेंट लिया, अगर अंदर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, इफ द इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, तो क्या होगा, इसको घटाने के लिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, रिकॉल करो इंड्यूस्ड करंट का फंडा, याद आ रहा है कुछ, अंदर की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, अंदर की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, कहां आएगी, किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, बाहर की डायरेक्शन में। अगर बाहर की डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड चाहते हो, क्यों चाहते हो, क्योंकि अंदर की बढ़ रही है, उसको घटाने के लिए बाहर की डायरेक्शन में आना जरूरी है। तो वो आपको कैसे मिलेगी, वो आप समझ सकते हैं इंड्यूस्ड करंट की टर्म्स में। ये डायरेक्शनैलिटी मैंने बना दी किसकी, ये डायरेक्शनैलिटी मैंने रिप्रेजेंट कर दी इंड्यूस्ड करंट की, समथिंग लाइक दिस, ओके। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब सर अगर इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट है, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो ऐसे और ऐसे डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट की। करंट क्या है, फिर से मैं एक ही बात दोहरा रहा हूं, व्हाट इज करंट, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, ऐसा मानते हैं हम लोग, बिकॉज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट है, उस ही डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। और वो क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि फील्ड होगी तभी तो मूव कर पाएगा। दैट मीन्स इन शॉर्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सिस्टम, एंड एट एनी इंस्टेंट the electric field that's induced is perpendicular to the variable magnetic field। मतलब जिस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है,
उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। बहुत शानदार। सर एक बार फिर से आप तो स्टार्टिंग से रिपीट कर दो, आपने क्या क्या बोला। मैंने ऐसा बोला कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड थी, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड थी। बहुत शानदार, मजा आ गया। इसमें क्या मजा आ गया? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हुआ, लूप में जो है, अगर मान लो अंदर की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ बाहर की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए। यानी कौन आ गया कहानी में? इंड्यूस्ड करंट आ गया कहानी में। ओ हो, इंड्यूस्ड करंट आ गया कहानी में। और इंड्यूस्ड करंट कहानी में आ गया तो कौन आ गया कहानी में? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेलकम बोलो। हेलो इलेक्ट्रिक फील्ड, स्वागत है आपका। क्या डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला ये तुमको, काफी काम की बात मिली है ना। और दूसरी बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं? हम ये समझ चुके हैं कि अगर ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ दिस इज द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, किस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड सभी लोग? अगर ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कहानी में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और जो कि परपेंडिकुलर होती है। आपको ये लूप समझ में आ रहा है? गोला कैसा बना रहा हूं मैं? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे इसको पकड़ो, ऐसे 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 ऐसे, इसके अंदर से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे ऐसे डेवलप हो रही है, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे मतलब यहां से कोई निकल रहा है, आपको उसको ऐसे हक करना है, ऐसे। ये निकल रही है इलेक्ट्रिक, पकड़ लो ऐसे, बिल्कुल समझ रहे हो? जा रही बात दिमाग में? तो ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर, किस सिचुएशन में? जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू आप मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। और अभी अभी आपने क्या किया? अभी अभी आपने कुछ ऐसा कारनामा किया कि सिचुएशन में, कहानी में, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके आपने इंड्यूस करवा दी इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों आपस में कैसे थे? परपेंडिकुलर थे। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, कैन वी से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड? मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है कहानी में, किसके कारण? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, मैग्नेटिक को चेंज कर दो इलेक्ट्रिक बन जाएगी। इलेक्ट्रिक के थ्रू जो मैग्नेटिक डेवलप हो रही है वो इलेक्ट्रिक के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक के थ्रू जो इलेक्ट्रिक डेवलप हो रही है वो इलेक्ट्रिक के परपेंडिकुलर है। खेल क्या चल रहा है? दोनों की साठगांठ है, एक से दूसरा, दूसरे से पहला, पहले से दूसरा, दूसरे से पहला बन रहा है, दोनों परपेंडिकुलर है। और यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन हमको मिल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक, और जो एनर्जी प्रोपोगेट करेगी वो दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करेगी। ये डिस्कशन याद रखना, ये डिस्कशन दिमाग में रखना। यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसकी इक्वेशन के बारे में चर्चा, ठीक है? अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। जो डिस्कशन अभी तक हम कर चुके हैं उसको थोड़ा यूनिफाई करें, उनको जोड़ते हैं। सारी बातों को, जितने डॉट्स अलग अलग अभी दिख रहे हैं उन सबको हम मिलाने वाले हैं। और ये काम किसने किया? ये काम किया मैक्सवेल भाई साहब ने, मैक्सवेल भाई साहब ने, मैक्सवेल साहब ने, मैक्सवेल सर ने। उन्होंने 4 इक्वेशंस दी, और वो 4 इक्वेशंस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूनिफाई कर देती है। आइए शुरुआत करते हैं एक एक इक्वेशन की। सिंपल सी बातें हैं। पहला है गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहता है गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? वी नो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट्स नथिंग बट ई डॉट ए। सर हमने तो इंटीग्रल फॉर्म में देखा था, आप तो सीधा सीधा लिख रहे हो, थोड़ा घुमा फिरा के लिखो। लो लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ओके, और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है
क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्लियर है ये बात? ये है गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये हमको मालूम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट इसी का तो यूज हमने किया था डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन जनरेट करने के लिए, किया था, यही तो लगाया था हम लोगों ने। फिर हमने लिख दिया था Q इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ फाई, इजंट इट, डिफरेंशिएट कर दिया था dq बाई dt से, हमको फिर क्या मिल गया था, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ d फाई डिवाइडेड बाई dt, याद है ना सबको? और इसी को तो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट बोला था। सर अभी क्यों बता रहे हो, उसका तो अभी काम नहीं था, फिर भी एक रिकैप हो गया, क्या दिक्कत है? चलो बहुत बढ़िया। ये एक्सप्रेशन है गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। अब बात की जाए गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की, बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम देता है ये लॉ। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? वी से दैट द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए, द सरफेस इंटीग्रल, एरिया इंटीग्रल ऑफ बी डॉट ए और इंटीग्रल बी डॉट डी ए, दैट्स हाउ मच? दैट्स ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा हमेशा हमेशा, सदा के लिए कितना? 0। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मैग्नेटिक मोनोपोल्स करते हैं क्या एग्जिस्ट? मोनोपोल्स, डू दे एग्जिस्ट? डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब क्या? मतलब मैग्नेट को तोड़ दो और तोड़ दो, काट दो, कितना भी छोटा कर दो, इंडिविजुअल नॉर्थ या इंडिविजुअल साउथ आपको नहीं मिल पाएगा। जब भी मिलेगा जोड़े में ही मिलेगा, ये बंधन कभी नहीं टूटता। देख रहे हो? अगर आप इसको एक क्लोज्ड सरफेस में डिस्कस करो तो क्या जितनी फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस से बाहर निकलेंगी, उतनी ही फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस के अंदर भी आएंगी। तो नेट फ्लक्स कितना होने वाला है? दैट्स गोइंग टू बी 0। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है? मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते। इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए इक्वल्स टू 0। चलिए अगली बात, फैराडेज लॉ। फैराडे भाई साहब ने क्या कहा था? फैराडे साहब ने ये कहा कि EMF इज नथिंग बट माइनस ऑफ d phi डिवाइडेड बाय dt। yes or no, what is this d phi by dt? Phi is the magnetic flux. What is E? E is the induced EMF. okay, तो E को तो हम लोग सर, E को तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, EMF पोटेंशियल की बात चल रही है, यानी इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dl, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों बातों को कंबाइन कर देते हैं। अगर दोनों बातों को हमने कर दिया कंबाइन तो हमको क्या मिल गया? दोनों बातों को कंबाइन करके हमको कुछ ऐसा मिल गया, इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl इक्वल्स टू माइनस d phi डिवाइडेड बाय dt। ओके, एंड व्हाट इज दिस d phi by dt? this is phi b, rate of change of magnetic flux। क्लियर है ये बात? चलिए 3 लॉ तो हो गए सर, एक और कौन सा बच रहा है? एक बच रहा है आज का सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, जो कि कहता है दैट इंटीग्रल ऑफ बी डॉट dl, लाइन इंटीग्रल की बातें चल रही हैं, दैट्स म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट, और टोटल करंट को हम लिखते हैं IC प्लस ID, और ID को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ID को हम लोग लिख सकते हैं, ID को हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ d phi डिवाइडेड बाय dt। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी को भी इस सिंपल सी बात में नहीं है? पूरा डिराइव कर चुके हैं हम लोग। तो चारों इक्वेशंस एक बार एक साथ देख ली जाए। ऐसी दिखती हैं चारों इक्वेशंस एक साथ। ये रही पहली इक्वेशन, इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, देख चुके थे गॉसेस लॉ। B डॉट dA इक्वल टू 0, E डॉट dl इज माइनस d phi बाय dt, और ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ की इक्वेशन। बहुत 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 इंटू 10 टू द पावर 3 ज्यादा इक्वेशन, काम की इक्वेशन है ये, ठीक है? इतना सारा बहुत इसलिए लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि वाकई में बहुत काम की बातें हैं ये, और ये आपको हमेशा पता होनी चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन पे। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? थोड़ी देर पहले मैंने चिल्ला चिल्ला के क्या बताया था? मैंने ऐसा बताया था
कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वो इंड्यूस करवा रही है, वो क्या इंड्यूस करवा रही है? वो इंड्यूस करवा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इंड्यूस करवा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और इन दोनों की जो डायरेक्शन है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने इंड्यूस करवाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनकी डायरेक्शन कैसी थी आपस में? परपेंडिकुलर। वाइस वर्सा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने डेवलप करवा दी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इनकी डायरेक्शन भी कैसी थी आपस में? परपेंडिकुलर थी। अब सवाल ये उठता है कि सर ये इस तरह की जो बातें आ रही हैं, ये शुरुआत कहां से हुई है, चल क्यों रहा है ये सब? मतलब ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो इलेक्ट्रिक आ जाएगी, इलेक्ट्रिक चेंज कर दो मैग्नेटिक आ जाएगी, लेकिन ये आया कहां से, उत्पन्न कहां से हुई ये सारी चीजें? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? अगर कल को आपसे कोई ये पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप करना है, तो भाई साहब वो उत्पन्न कहां से होगी, निकलेगी कहां से, आएगी कहां से आपके पास? क्या चाहिए उसके लिए? उसके लिए चाहिए एक्सेलरेटेड चार्ज, ऑसिलेटिंग चार्ज। बिल्कुल मालूम है हमको क्या चाहिए, हमको वी नीड एक्सेलरेटेड चार्ज, ओके, और लेट्स से oscillating charge. So we know that oscillating charge is a source of, oscillating charge or accelerated charge is a source of electromagnetic radiations. क्यों? क्योंकि वो डेवलप करता है, क्या डेवलप करता है? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण क्या डेवलप हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने से फिर क्या डेवलप हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, और इनकी साठगांठ से क्या हो रहा है? एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है। सो लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दिस इज द मैग्नेटिक कंपोनेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, शॉर्ट में लिख देते हैं प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, आपस में परपेंडिकुलर है सारे। ये x है, अगर लेट्स से दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, ओके। जस्ट एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए y के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, z के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो कहां पे प्रोपोगेट हो रही है एनर्जी? x में प्रोपोगेट हो रही है। कुछ भी इसका कॉम्बिनेशन ले लीजिए आप, x में इलेक्ट्रिक फील्ड है, z में मैग्नेटिक फील्ड है, तो कहां प्रोपोगेट हो रही होगी एनर्जी? y में प्रोपोगेट हो रही होगी। ठीक है, तो चलो बातों को बढ़ाते हैं आगे। क्या सीखा अभी तक हमने ये सीखा कि एक ऑसिलेटिंग चार्ज अगर है आपके पास, तो वो ऑसिलेटिंग चार्ज जो होता है, वो ऑसिलेटिंग चार्ज सोर्स है किसका? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का, जिसके कारण क्या डेवलप होती है? जिसके कारण डेवलप होती है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपस में तालमेल बना के एक दूसरे को जनरेट करती जाती हैं, और इन शॉर्ट आपको क्या मिलता है? आपको मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है हमको? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब मान लेते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग, अब मान लेते हैं कि ये XYZ प्लेन है, दिस इज Z, दिस इज X, दिस इज Y, ठीक है। Z X Y, Y X Z। आपने Y के अलोंग क्या लिया है? आपने Y के अलोंग ली है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, X के अलोंग ली है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, Z के अलोंग है प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। Z के अलोंग एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है। अच्छा सर, सबसे पहले वेव की इक्वेशन क्या होती है? वी नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर एनी वेव इज y इक्वल्स टू a साइन ओवर ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ओके, और के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस लिख देते हैं, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल वेव की इक्वेशन होती है। हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, हम बात कर रहे हैं, इसको लिख देते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी, डायरेक्शनलिटी की बात करने में हमको आसानी होगी, ठीक है। तो ये एक ऐसी वेव है जो कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन लिखनी है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की एक्सप्रेशन लिखनी है, वो कहां पे ऑसिलेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट तो एक्स के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वेव कहां आगे बढ़ रही है? वेव किस दिशा में आगे बढ़ रही है? किस दिशा में आगे बढ़ रही है? वो आगे बढ़ रही है जेड में।
तो जो एक्सप्रेशन है, क्या उस एक्सप्रेशन को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, साइन ऑफ डायरेक्शन बताइए, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में आगे बढ़ रही है वेव, एक्स में, वाई में या जेड में? एक्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, वाई में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, एनर्जी आगे बढ़ रही है जेड में। एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई में मैग्नेटिक फील्ड, जेड में एनर्जी। तो हम तो बात कर रहे हैं वेव की इक्वेशन की, कहां प्रोपोगेट कर रही है वो, जेड डायरेक्शन में, तो ई नॉट साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी। बहुत शानदार, मजा आ गया, ठीक है। ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत बढ़िया। बी बराबर बी नॉट साइन ऑफ, सर ये कहां पे प्रोपोगेट कर रहा है, ये भी तो आगे जा रही है वेव, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑसिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम, और इस प्रकार से ऑसिलेट होते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, किस दिशा में, जेड डायरेक्शन में, ठीक है, जेड जेड जेड। तो ये भी बन गया के जेड माइनस ओमेगा टी। तो ये आपके पास आ चुके हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स के एक्सप्रेशंस। मजा आ गया, क्या बात है, दिल खुश हो गया आज तो क्या पॉइंट लिखा हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। दो बार लिख दिया पे, ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस, आप इतना देखो, ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, मालूम है हमको, कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, ईएम वेव्स आर propagated as electric and magnetic fields oscillate in mutually perpendicular direction। ये बात भी हमको मालूम है, क्या मालूम है हमको, कि अगर ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोगेशन की और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोगेशन की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, एनर्जी जो है, वो दोनों के ही परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करेगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगली बात, a plane EM wave traveling in the plus x direction is in the form। अब अगर आप बात कर रहे हैं, हमने जो लिया था हम वही लेते हैं, हमने अभी जो डायग्राम बनाया हमने z डायरेक्शन में प्रोपोगेट होते हुए लिखा है, तो z का एक्सप्रेशन आपने क्या दे दिया, आपने दिया ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और b को लिख दिया बी नॉट टाइम्स ऑफ साइन kz minus omega t, where E naught is the maximum value of electric field, B naught is the maximum value of magnetic field। चलो बहुत बढ़िया, बातों को बढ़ाते हैं आगे। In EM waves, electric and magnetic fields are in the same phase। अब इस बात पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। EM वेव में आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, जैसे ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ठीक है, उसका वेरिएशन है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं मैग्नेटिक कंपोनेंट को। जिस समय पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 से पहुंचती है मैक्सिमम, सेम डिट्टो बिल्कुल उसी समय पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी पहुंच जाती है मैक्सिमम। और ये बात इसी तरह से फिर वापस मैक्सिमम इधर, ये इधर, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में, फिर 0, फिर मैक्सिमम, एक साथ, मतलब फेज डिफरेंस इनके बीच में नहीं है, दोनों है सेम फेज में, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। और एनर्जी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, हमको मालूम है किस स्पीड पे ट्रैवल करती है ये। अगर हम लेट से डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की बात करें किसकी, एनर्जी के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, लेट से सी कैप, so that's perpendicular to E and B, that means E cap cross B cap, this is the direction of propagation of the energy। याद रखना ये बात, A cross B है नॉर्मली वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, तो क्या सीखा अभी हमने सीखा एनर्जी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन, जो कि कहां थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ऑसिलेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है वाई डायरेक्शन में, एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है जेड डायरेक्शन में। ये इक्वेशन आपने लिख दी किसकी, ये इक्वेशन आपने लिख दी इलेक्ट्रिक और
मैग्नेटिक कंपोनेंट्स की। अच्छा के क्या होता है, व्हाट इज के? द प्रोपोगेशन कांस्टेंट, दैट्स 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। के को और क्या लिखते हैं? के को हम लोग लिखते हैं ओमेगा बाय वी। यहां पे क्या स्पीड है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर और वैक्यूम। c is the speed of electromagnetic wave in air और वैक्यूम और फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस कितना है ये? दैट c। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया आपका? 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल्स ओमेगा बाय c। और आप c को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा बाय k। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बातों को बढ़ा दिया जाए आगे। अगर हम बात करें पीक वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, तो अभी अभी हमने क्या समझा? अभी अभी हमने ये समझा दैट ई नॉट, इफ ई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो ई नॉट इक्वल्स टू बी नॉट टाइम्स ऑफ सी। दैट मीन्स यू कैन से C equals to E naught divided by B naught. And what is C? What actually is C? C क्या है? C is the speed of light, speed of electromagnetic wave in कहां पे बात चल रही है? ये बात चल रही है वैक्यूम में। ओके, या तो एयर में और या तो फ्री स्पेस में। अगर सर कोई मीडियम हुआ तो चेंज हो जाएगी स्पीड। क्या लिख देंगे हम लोग उस केस में? हम लिख देंगे v इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट। v को लिख देंगे हम लोग ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट। व्हाट इज v? v इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो दो एक्सप्रेशंस आपके सामने आ गए। आइए अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमको मालूम है, क्या मालूम है? व्हाट डू वी नो? वी नो इफ यू टॉक अबाउट सी क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर वही दोहराऊंगा, एयर में, वैक्यूम में, फ्री स्पेस में। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दूसरा एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाएगा, v इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ओवर म्यू इंटू एप्सिलॉन। ध्यान देने वाली बात है, नॉट नहीं लगाया मैंने। क्यों? क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर मीडियम में। ये हम बात कर रहे हैं वैक्यूम में। बहुत बढ़िया, दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दीजिए। अगर आपने दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दिया, सो v डिवाइडेड बाय c क्या बन जाएगा? 1 अपॉन रूट ओवर, देखो ये इसको डिवाइड कर दो दोनों को, यहां पे बन जाएगा म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो ये आ चुका है आपके सामने एक और महत्वपूर्ण रिलेशन, 1 2 3। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे, स्पीड बढ़ाते हैं। अब देखो बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अब कुछ थ्योरेटिकल बातें आएंगी, तो हम लोग स्पीड बढ़ाने जा रहे हैं। जितनी महत्वपूर्ण बातें थी ऑलमोस्ट हमने अभी तक कवर कर ली हैं। अब कुछ बातों को हम लोग भगाते हैं। ठीक है, तो चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल है आपके सामने, ये ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है सवाल। द क्वेश्चन सेज अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी देकर रखिए 25 MHz, बहुत बढ़िया, travels in free space along the plus x direction of propagation of the electromagnetic wave आपको देके रखी है at a particular point in the space. E has been given 6.3 J cap volt per meter. What is B at this point? आपको पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है। So can we directly say that B is nothing but E divided by C. तो ये मिल गया आपको पहला रिलेशन। कितना लिख दिया आपने? How much is it going to be? This is 6.3 volt per meter divided by 3
into 10 to the power 8 meter per second square. So this turns out to be how much? This turns out to be 2.1 into 10 to the power minus 8 टेस्ला. बहुत बढ़िया, मजा आ गया. ये है पहला पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन. अब डायरेक्शन की बात करते हैं. ठीक है, बी निकालने का कहा है, तो अभी तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला. लेट्स फाइंड आउट द डायरेक्शन. हमको मालूम है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, दैट मींस सी कैप, इज नथिंग बट ई कैप क्रॉस बी कैप. डेफिनेटली यस. नाउ सी हैज बीन गिवन इन विच डायरेक्शन? दिस इज प्लस एक्स डायरेक्शन. सी हैज बीन गिवन एज आई कैप. ओके, दैट्स कूल. E has been given as J cap. तो J cross what gives you I? Definitely we know J cap cross K cap is equals to I cap. तो आंसर आ गया है the direction of magnetic field component is K cap. So this is this much. और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो K cap is the direction. तो आंसर है आपके सामने 2.1 into 10 to the power minus 8 टेस्ला. और डायरेक्शनलिटी की बात करें तो सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगा के हमने निकाल दी डायरेक्शन. द डायरेक्शन इज अलोंग द जेड एक्सिस. ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है. ये एक और आसान सा सवाल. कहां गया? ये रहा. चलिए रीड कीजिए सवाल. द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज, हाउ मच इज द मैग्नेटिक फील्ड? B equals 2 into 10 to the power minus 7 sine of 0.5 into 10 to the power 3x plus 1.5 into 10 to the power 11t. Okay, Tesla. This is the expression for the magnetic field. What is the wavelength and frequency of the wave? पहला part wavelength and frequency पे चर्चा करनी है. So what is the expression that involves wavelength? wavelength कहाँ इन्वॉल्व होती है? अगर आप देखें तो ये कॉम्पोनेंट, ये कोएफिशिएंट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये k रिप्रेजेंट करता है और ये कॉम्पोनेंट, ये कोएफिशिएंट ओमेगा रिप्रेजेंट करता है. सो कैन वी से k is nothing but 2 pi divided by lambda. So lambda is going to be 2 pi divided by k और k की वैल्यू आपने अभी अभी रख दी 0.5 into 10 to the power 3. ये आ गया लैम्डा. फ्रीक्वेंसी की बात करें सो वी नो ओमेगा इक्वल्स टू 2 pi f. ओमेगा इक्वल्स टू 2 pi f. सो f इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 pi. दैट मीन्स 1.5 into 10 to the power 11 डिवाइडेड बाय 2 pi. कोई दिक्कत है इस बात में? दिस इज गोइंग टू गिव यू द फ्रीक्वेंसी. तो ये दोनों एक्सप्रेशंस आप जनरेट कर चुके हैं, इसको कैलकुलेट कीजिए. अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट बात जो आपसे पूछिए दैट इज राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन सिर्फ किस कंपोनेंट से डिफर करता है? बाय द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. मतलब ये कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ई नॉट साइन ओवर के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी. सो अगर एक वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की एक्सप्रेशन ये होती है. हाँ या ना? बिल्कुल होती है. बी इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओवर के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी. बहुत बढ़िया. ठीक है, ये एक्सप्रेशन होता है. ई और बी में क्या रिलेशन होता है? बी इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय सी. बी इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय सी. तो क्या यहां से हम लोग b की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. आपको क्या देके रखा हुआ है? सॉरी, e की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. आपको b की वैल्यू देके रखी है, e की वैल्यू आपको निकालनी है. दिस इज b नॉट 2 इंटू 10 टू द पावर 7. 2 इंटू 10 टू द पावर 7 इज द b नॉट. तो e नॉट कितना बन गया? e नॉट इज गोइंग टू बी b नॉट टाइम्स ऑफ c. ओके, b नॉट टाइम्स ऑफ, यहां पे आप क्रॉस प्रोडक्ट से कंफ्यूज मत हो जाना, ये सिंपली b नॉट टाइम्स ऑफ c है. ठीक है, सभी लोग क्लियर है? जल्दी से बताइए कितना बन जाएगा ये? 2 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8. दिस इज 6. ओके, ये 7 था या -7 था? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर -7. ओके,
एक छोटी सी यहां पे मिस्टेक हो गई जिसको हमने सुधार दिया, 2 × 10⁻⁻⁷, ठीक है। सो दिस इज 6 and 10, दैट मीन्स नथिंग बट 60। कितना आ गया आपके सामने ये? दिस इज 60। ई नॉट की वैल्यू आ चुकी है 60, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 60 साइन ओवर और जो भी आगे लिखा हुआ था, क्या था एक्सप्रेशन? दिस वॉज द एक्सप्रेशन। इस टर्म को रिप्लेस कर दीजिए 60 से, 60 साइन 0.5 × 10⁻³ x प्लस 1.5 × 10⁻11t। तो ये पूरा जो डिस्कशन है, जब आप इसको सिंपली सॉल्व करते हैं तो पहले पार्ट का आंसर आता है 23.9 GHz गीगाहर्ट्ज। दूसरे पार्ट का आंसर आपके सामने निकाल चुके हैं हम लोग, और ये रही इक्वेशन 60 × साइन ओवर, जो भी आपको इक्वेशन देके रखी है। क्या ये पॉइंट एग्जैक्टली क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लैम्डा फ्रीक्वेंसी, लैम्डा 1.26 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2π डिवाइडेड बाय k की वैल्यू हमने रख दी। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद आपने निकाल दी इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अब बात कुछ ऐसी है कि ये जो पैटर्न आपने देखा, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, और इस ही प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छी तरह से आपको रिकैप करना है, फिर से इनके सॉल्यूशंस हाइड करके सॉल्व करना है। और अब हम बातों को बढ़ाते हैं आगे थोड़ा तेज रफ्तार में। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं इंटेंसिटी, मोमेंटम और रेडिएशन प्रेशर पे। तो एक एक टर्म शॉर्ट में पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद विस्तार में इनकी बातें करेंगे। अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी की, सबसे पहली टर्म जो आ रही है इंटेंसिटी, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? इंटेंसिटी इज नथिंग बट द एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी होती है जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट मीन्स पावर पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये सभी चर्चा किसके बारे में है? इंटेंसिटी के बारे में। मोमेंटम हमको मालूम है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज व्हाट बेसिकली, अब हम किस टर्म्स में बात कर रहे हैं, समझना बात को। क्या हमको यह मालूम है कि एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज गिवन एज hc/λ? बिल्कुल मालूम है, मालूम है ना। और जिस मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, मोमेंटम कैरीड बाय द वेव, दैट इज h डिवाइडेड बाय लैम्डा। बिल्कुल श्योर शॉर्ट बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सो कैन वी राइट E इक्वल्स P टाइम्स ऑफ C, और लेट्स से P इक्वल्स टू EC। बिल्कुल बढ़िया। अब तीसरी टर्म बच रही है रेडिएशन प्रेशर, जिसको कि हम लोग अभी समझेंगे। पहली बात हमने क्या की, एक क्विक रिकैप। हमको मालूम है कि अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, ओके, सो व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी की अगर बात करें, सो दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। We have seen that in a region of free space with electric field E, there is energy density of how much? Of this much. अब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनर्जी डेंसिटी की बात करें, द एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कितनी बन जाएगी? दैट्स गोइंग टू बी हाफ B स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ये हमने लिख दिया UB, ठीक है। अगले पेज पे दोनों को एक साथ लिख देंगे। पहली बात हमने क्या समझी? पहली बात हमने समझी किसकी? पहली बात हमने समझी UE। व्हाट इज UE? द एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सिमिलरली एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड, हाफ एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर। हाँ या ना? अब अगर हम लोग बात करें मोमेंटम की, ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा काम के एक्सप्रेशंस हैं। क्या लिखा हमने? UE इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, UB इज हाफ B स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। शाबाश, मजा आ गया, क्या बात है। डाल देते हैं इसको डब्बे में। ये डाल दिया हमने दोनों एक्सप्रेशंस को डब्बे में, शानदार, ठीक है। अब देखिए बात कुछ ऐसी है, एक वेव जब आगे बढ़ती है तो हमको मालूम है क्या कैरी करती है? एनर्जी भी कैरी करती है और मोमेंटम भी कैरी करती है। बिल्कुल उसी तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जब आगे बढ़ेगी तो वो क्या कैरी करेगी? एनर्जी भी कैरी करेगी और मोमेंटम भी कैरी करेगी। अब अगर एनर्जी और मोमेंटम कैरी कर रही है वेव, तो सीधी सी बात है, जब मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट पे इंपार्ट होगा तो उस पर फोर्स लगना चाहिए। मतलब बात कुछ ऐसी है कि इस रूम में लाइट नहीं थी, मैंने जैसे लाइट चालू की तो मुझ पर धक्का लगना चाहिए। या मैं घर से भाग रहा था, छांव थी, जैसे ही धूप में आया
तो वो धूप जो है, इतनी सारी रेडिएशंस जो आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, मुझ पे फोर्स लगाएगी, मुझ पे धक्का लगाएगी, मैं गिर जाऊंगा। ये मैंने हाथ निकाला धूप में, ये देखो ये भी अंधेरा है, ये धूप आई, अरे हाथ पे प्रेशर लग गया, धक्का लग गया हाथ पे। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर यहां पे आपने बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है? आपने ये लिखा है द चार्जेस दैट एक्वायर एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम द वेव्स। दिस इज जस्ट टू इलस्ट्रेट द फैक्ट दैट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक अदर वेव्स carry energy as well as momentum and exert a pressure, that's what we call as the radiation pressure। मतलब रेडिएशंस के द्वारा प्रेशर लगना चाहिए। जो रेडिएशंस आ रहे हैं उनके द्वारा हर ऑब्जेक्ट पे प्रेशर लगना चाहिए, लेकिन लगता है क्या? लगता है क्या? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग बात करें अभी कि क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम की चर्चा बताइए जरा। P इक्वल्स टू E बाई सी, लेट्स से द U इज द टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय C। बहुत बढ़िया, ये एक्सप्रेशन आपने लिखा रेडिएशन प्रेशर का। ये क्लियरली बता रहा हूं, दिस इज फॉर एब्जॉर्बिंग बॉडी, दिस इज फॉर एब्जॉर्बिंग ऑब्जेक्ट, एब्जॉर्बिंग बॉडी। अब अगर वहीं दूसरे केस में बॉडी हम ले लें रिफ्लेक्टिंग, तो क्या होगा? रिकैप कीजिए मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, कोलिजन का कॉन्सेप्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसके साथ मोमेंटम mv एसोसिएटेड है। अगर वो जाता है और स्ट्राइक करके वापस लौट जाता है, तो mv जाने का मोमेंटम माइनस mv वापस लौटने का मोमेंटम, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाता था? 2 टाइम्स ऑफ mv। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, हाँ या ना? Can we say this a quick yes or no? Definitely yes, we can say this। तो अगर बॉडी रिफ्लेक्टिंग है तो वहां पे मोमेंटम का एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा? 2u by c। क्लियर है? ये किसके लिए लिखा है हमने? फॉर एब्जॉर्बिंग बॉडी। अगर बॉडी पूरे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है तो इतना रेडिएशन प्रेशर डेवलप होगा कहानी में। क्या ये बात क्लियर है सभी को? जल्दी बताइए, क्लियर है ना? अच्छी बात थी, मजा आया? तो चलो बातों को बढ़ाते हैं आगे। अब देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसा मैंने अभी अभी कहा कि अगर आप धूप में हाथ आगे बढ़ाते हैं तो आपको वार्मथ तो फील होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन आप पे इतना प्रेशर नहीं लगता कि वो आपके हाथ को मूव कर पाए, आपको मूव कर पाए, है ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अभी आपने जो एक्सप्रेशन लिखा है वो क्या लिखा है? आपने लिखा है P इक्वल्स U डिवाइडेड बाय C, और C की वैल्यू आपको मालूम है किस ऑर्डर की होती है? C इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी भयंकर वैल्यू जब C की है तो क्या बचेगा? मोमेंटम नेग्लिजिबल बचेगा। कितना? नेग्लिजिबल रेडिएशन प्रेशर होता है इन पर्टिकुलर रेडिएशंस के द्वारा। ठीक है, तो यही बात यहां पे लिखी है, इसको शांति से आप पढ़ लेना। अब चर्चा बढ़ाते हैं आगे। इंटेंसिटी को थोड़ा विस्तार में हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या कहा मैंने इंटेंसिटी के बारे में? व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज द एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बिल्कुल सही जवाब। तो मान लेते हैं कि अगर I इंटेंसिटी है तो सर आपने कहा कि दिस इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, मान लो ये रेडिएशंस आ रहे हैं, ठीक है, ये रेडिएशंस आ रहे हैं और ये आपने एक यूनिट एरिया ले लिया जिस पे ये रेडिएशंस फॉल होने वाले हैं। तो एक सेकेंड में इस गिवन एरिया पे कितने रेडिएशंस फॉल हो रहे हैं? I इक्वल्स टू जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, जिसको क्या आपने लिख दिया? पावर डिवाइडेड बाय एरिया, और जिसको इन शॉर्ट आपने लिख दिया वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? दिस इज इंटेंसिटी, दिस इज इंटेंसिटी। सर क्या हम लोग इंटेंसिटी को पावर अपॉन एरिया लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर क्या होता है? पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, जिस रेट पे एनर्जी इंपार्ट की जा रही है। ठीक है, तो चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, रीड कीजिए। बेसिकली जितने भी सवाल आपके सामने आ रहे हैं ये सभी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशंस, टेक्स्ट बुक के पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और PYQs। तो एक एक सवाल बहुत ध्यान से, बहुत कायदे से करना है। क्या कहता है सवाल? पढ़ो जरा। लाइट विथ एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली ये क्या है?
दिस इज नथिंग बट द इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बहुत बढ़िया, दे के रखी है आपको। फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब एब्जॉर्बिंग सरफेस है। इफ दिस इज द सरफेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द इंसिडेंट रेडिएशन, तो पूरे रेडिएशंस क्या होने वाले हैं, पूरे के पूरे रेडिएशंस एब्जॉर्ब होने वाले हैं। और एब्जॉर्बिंग सिचुएशन के लिए हमको मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, P इक्वल्स टू U डिवाइडेड बाय C। ओके, इतना मोमेंटम एसोसिएट है। आपको क्या करना है, एरिया देके रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यू नीड टू फाइंड आउट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस इन अ स्पैन ऑफ 30 मिनट्स। अच्छा, ठीक है। क्या होता है फोर्स, व्हाट बेसिकली फोर्स इज, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब सर मोमेंटम का चेंज कितना है, इनिशियल मोमेंटम तो आपने बता दिया, लेट्स से दैट इज p, फाइनल हो गया 0, तो चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट, चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट p, p ही तो है, फाइनल 0 हो गया ना, एब्जॉर्ब कर लिया, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, कैन वी से दैट f इक्वल्स टू डेल्टा p बाई टी, और डेल्टा p मतलब p को लिख दिया u बाई सी डिवाइडेड बाई टी। अब यहां पे एक टर्म आप देख सकते हैं u बाई टी, व्हाट इज u बाई टी, दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, जिसको आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इंटू एरिया डिवाइडेड बाय सी। तो ये आ गया आपके सामने फोर्स का फॉर्मूला। तो इसको उठा के रख दीजिए, डेटा सब्सटीट्यूट कीजिए, कितना मिल रहा है हमको, I इज हाउ मच, 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कट गए, वॉट बच गया, डिवाइडेड बाय सी, हाउ मच इज सी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो कितना बनता है ये बन गया 6 2 12, तो 120 इंटू 10 टू द पावर 8, या तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, दिस मच न्यूटन। अब कल को अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप फोर्स ना निकाल के मोमेंटम निकालिए, तो आप क्या कर देंगे, आप मोमेंटम निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, वी नो दैट मोमेंटम इज नथिंग बट u डिवाइडेड बाय c। बहुत बढ़िया, होता है ये, बिल्कुल होता है। और आपको इंफॉर्मेशन देके रखी है इंटेंसिटी, व्हाट इज इंटेंसिटी, u, दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बिल्कुल। तो क्या हम लोग u को I इंटू ए इंटू टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बन गया IAT डिवाइडेड बाय C। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या किसी को भी, कैलकुलेट कर लेना, आंसर मिल जाएगा। ये अगर आप मोमेंटम कैलकुलेट करें, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए दी हुई है, ये मोमेंटम आएगा इतना, दिस मच, 2.16 इंटू 10 टू द पावर -3, कैलकुलेट करके देख लेना। और दूसरी बात, फोर्स आपने अभी अभी कैलकुलेट किया 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। फोर्स पूछा गया था और फोर्स आपके सामने है, निकाल चुके हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब बातों को बढ़ाया जाए आगे। अगला टॉपिक आपके सामने है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब जो पूरी वेव्स हैं संसार में हमारे इर्द गिर्द, उनको हमने क्लासिफाई कर दिया किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ, ठीक है। ये पूरा एग्जैक्ट डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंसिंग याद रखनी है, और क्या रेंज में है, किस रेंज में वो लाई कर रहे हैं, वो याद कैसे रखना है वो भी मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनो, ये सेगमेंट है रेडियो वेव्स, ये सेगमेंट क्या है, रेडियो वेव्स। उसके बाद क्या आ रही है, माइक्रोवेव्स। उसके बाद आ रही है इंफ्रा, फिर विजिबल जो हम देख सकते हैं, विबग्योर 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। आफ्टर दैट यूवी रेज, एक्स रे, गामा रे। अब ये जो सीक्वेंसिंग मैंने लिख दी है, इसको एक बार पढ़ो। दिस इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, this is along the increasing order of frequency or the decreasing order of wavelength, RMIVUX गामा, ठीक है। X गामा को अभी थोड़ी देर के लिए G लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका निमोनिक्स आपको बताता हूं, इसको याद रखने का तरीका आपको बताता हूं, सुनना जरा ध्यान से। राजा मोहन इन्वेंटेड अ वेरी यूनिक एक्सरे गेम। कैसा था, राजा मोहन इन्वेंटेड अ वेरी यूनिक
एक्सरे गेम। राजा मोहन इन्वेंटेड वेरी यूनिक एक्सरे गेम या एक्सरे गैजेट, याद रहेगा। इस सीक्वेंस में इंक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी, ये काम की बात है, ध्यान में रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब विजिबल की आपने क्या बात बताई, दैट्स 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। विबग्योर मैक्सिमम किसकी वेवलेंथ, रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम। सो दिस इज अलोंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। अब देखिए एक एक करके क्विकली हम लोग डिस्कस करते हैं वेव्स के बारे में। सबसे पहले रेडियो वेव्स की अगर बात की जाए तो कहां यूज होती हैं रेडियो वेव्स, कैसे प्रोपोगेट होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में मैं हाईलाइट कर रहा हूं। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स। दे आर यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम, और इनकी रेंज क्या होती है, फ्रॉम 500 किलोहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दूसरी बात माइक्रोवेव्स। अब माइक्रोवेव्स के बारे में यह बात समझने लायक है कि ये शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज की रेंज में होती है, एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, ओके, क्लिस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स, ओके, गन डायोड्स। ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ दे आर suitable फॉर द radar सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। स्पीड सेंसिंग में कितनी तेजी से शोएब अख्तर बॉल फेंक रहा है, कितनी तेजी से जो है बुमराह बॉल फेंक रहा है, ब्रेटली की बॉलिंग की स्पीड क्या है, कितनी स्पीड में कार्स निकल रही हैं, इन सब चीजों में यूज होती हैं माइक्रोवेव्स। और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन माइक्रोवेव ओवन। अब माइक्रोवेव ओवन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग गैजेट है। सबसे पहले कि प्रिंसिपल क्या है और ये क्या करता है, ये खाना पकाने में काम आता है या गर्म करने में काम आता है। हमें मालूम है कि कुछ स्पेशल यूटेंसिल्स होते हैं जिनको हम माइक्रोवेव में प्लेस करते हैं। हर मटेरियल को माइक्रोवेव में प्लेस नहीं किया जा सकता। प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे, माइक्रोवेव में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी खाने की आइटम को रखते हैं तो जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉइस्चर पार्टिकल्स उसमें होते हैं, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेट है। अब जब खाना उसके अंदर गया तो वो मॉइस्चर, वो पार्टिकल्स सब क्या करने लगे, उस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करने लगे, जिसके कारण हीट डेवलप होती है। Okay, so we know that all the food items such as fruit, vegetable, etc. contain water constituent. Now, what it is mean when we say that a certain object becomes warm? क्यों होता है warm? क्यों होता है वो गर्म? आपको मालूम है कि हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, उसी तरह से इस पानी के पार्टिकल की भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और आपने माइक्रोवेव ओवन को जो रेडिएशंस प्रोवाइड करवाने का कहा है वो उसी फ्रीक्वेंसी के हैं। तो जब ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी, कितनी होती है ये, दिस इज 3 गीगाहर्ट्ज, ओके। सो वाटर रिसीव्स दिस मच फ्रीक्वेंसी इनसाइड द सिस्टम, ड्यू टू विच हीटिंग हैपेंस। क्लियर है? चलो थ्योरेटिकल बातें हैं, तेज रफ्तार में बढ़ाते हैं आगे। इसके बाद इंफ्रारेड वेव्स, जल्दी से समझ लीजिए इंफ्रारेड वेव्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। This band lies adjacent to the low frequency or long wavelength end of visible spectrum. ठीक है, सीक्वेंसिंग आपको याद होगा ना, राजा मोहन वाला, बिल्कुल। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इंफ्रारेड वेव्स आर समटाइम्स रेफर्ड एज हीट वेव। हीट वेव की बात आ गई, ठीक है, नाचने मत लगना। This is because water molecules present in most material readily absorb infrared waves. Many other molecules, for example CO2, NH3, etc., are also absorbed by the infrared waves. Okay. अगली बात, after absorbing their thermal motion, after absorption their thermal motion increases. जैसे ही absorb किया, जिस एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कर रहा था वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके, हाँ या ना। दे हीट अप एंड हीट देयर सराउंडिंग्स, जिसके कारण डेफिनेटली हीट प्रोड्यूस होगी। इंफ्रारेड लैंप्स आर यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी, ठीक है, दिस बेसिकली फिजियोथेरेपी में यूज किया जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशंस आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द अर्थ्स वार्मथ और लेट्स से द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही गैसेस का जो एनवेलप है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम लोग बात करते हैं, इसी के कारण मेंटेन्ड है। चलिए तेज रफ्तार में चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। विजिबल रेज, हमको मालूम है कि एक ऐसा सेगमेंट है लाइट का जो कि हम देख सकते हैं, जो कि होता है VIBGYOR,
and this is along the increasing order of wavelength, or let's say the decreasing order of the frequency. ठीक है, कितना 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर. ओके, अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस हमको मालूम है, कॉमनली हम लोग सनस्क्रीन यूज करते हैं कि अरे काले हो जाएंगे, धूप लग जाएगी, है ना. काफी सारी मटेरियल से यूवी रेडिएशंस हम निकलती हैं जो कि हमारे स्किन के लिए हानिकारक होती हैं. तो बेसिकली ये क्या है, व्हाट बेसिकली यूवी रेज आर? इट कवर्स वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 4 into 10 to the power -7, that means 400 nanometer to 0.6 nanometer. UV radiation is produced by special lamps and very hot body, जैसे कि सन. Okay, so sun is an important source of ultraviolet radiations, but fortunately most of it is absorbed in the ozone layer, जिसके कारण हम टिके हुए हैं. ठीक है, okay. UV rays in large quantities are harmful, have harmful effect on us. Exposure to the UV rays definitely that causes skin problems. ये सारी बातें हमको मालूम है, और इसी से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्पेशल मटेरियल, जो कि हम कहते हैं सनस्क्रीन. ओके, चलिए तो चर्चा बढ़ा दी जाए आगे. एक्सरेज और गामा रेज पे हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये सेपरेट यूनिट्स हैं, एक्सरे और गामा रेज, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, एटम न्यूक्लियाई में. तो अब करते हैं समरी की बातें. जितना हमने समझा है उस सबको एक साथ हम लोग अब जोड़ रहे हैं, तो ध्यान से समझना एक एक पॉइंट. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू is that Maxwell found inconsistency in Ampere's law. क्या समस्या थी? समस्या कुछ ऐसी थी कि सर अगर ये सर्किट है, इस सर्किट में आपने कनेक्ट कर दिया एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स. क्या कनेक्ट कर दिया? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स. तो यहां पे जो चार्ज आएगा वो फ्लक्चुएट हो रहा होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो वेरिएबल होगी, और इस वेरिएबल फील्ड के कारण डेवलप हुई थी क्या डेवलप हुई थी? इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डेवलप हुई थी मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन इस बात को एम्पियर साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिस वजह से एम्पियर्स लॉ जो था, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, ये इनकंसिस्टेंट करार दिया गया इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए. जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, तो मैक्सवेल साहब ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो इक्वेशन है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो. किस प्रकार का मॉडिफिकेशन? इस प्रकार का मॉडिफिकेशन कर दो. इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी प्लस आई डी, where ID is the displacement current and that's epsilon naught times of d phi by dt. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने ये रहा. दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है? चार्ज. किस तरह का चार्ज? ऑसिलेटिंग चार्ज, एक्सेलरेटिंग चार्ज. अगर चार्ज रेस्ट पे है तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा. एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑसिलेटिंग हार्मोनिकली विद अ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड दिस इज बेसिकली द सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ ईएम वेव. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. अगला पॉइंट, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स की, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो हमें यह मालूम है दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड as the electric field is changing, so the generated magnetic field is also varying, and that again gives rise to electric field. तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर नाचते रहते हैं और एनर्जी दोनों के परपेंडिकुलर आगे बढ़ती है. तो मान लेते हैं कि अगर एनर्जी z डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये बन गई इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपोनेंट. ये जो z आपने लिखा है ये दिखा रहा है, ये दर्शा रहा है डायरेक्शन किसकी? एनर्जी के प्रोपोगेशन की. लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट, और दोनों के ही परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E, B एंड दिस इज C. ओके, E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट,
एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, चलिए मालूम है रिलेशन बिटवीन ई बी एंड सी, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल्स टू सी, याद रहेगा बिल्कुल। चलो अगली बात, अगर आप बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, हाउ इज इट रिलेटेड टू परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी? इट्स रिलेटेड समथिंग लाइक दिस, C इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। एंड व्हाट इज V? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी गिवन मीडियम, दैट्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, बहुत बढ़िया। एप्सिलॉन और म्यू क्या है? परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। V और C को कैसे रिलेट कर देंगे? V इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय रूट ओवर म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। याद रहेगा, बहुत 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 काम की बातें हैं। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी, मालूम है, एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड दिस एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली बाय द इलेक्ट्रिक एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड्स। चलो बहुत शानदार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट मोमेंटम एज वेल, मालूम है कितना मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं? P इक्वल्स टू U बाय C। दिस इज द मोमेंटम ट्रांसफर्ड फॉर एब्जॉर्बिंग बॉडी, और रिफ्लेक्टिंग बॉडी के लिए कितना हो जाएगा? इनटू 2। ये सारी बातें हम लोग पूरे सेशन में चिल्ला के विस्तार में डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट्स टू पॉन्डर। पहला पॉइंट, एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बिल्कुल सर, मालूम है द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑफन कोरिलेटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक साइज ऑफ द सिस्टम दैट रेडिएट्स। दस गामा रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ इस रेंज में टिपिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम एन एटॉमिक न्यूक्लियस। बेसिकली क्या बोल रहा है ये, कि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की आप बात कर रहे हैं, ये एक चार्ज पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अब ये सोर्स डिसाइड करेगा कि जो एनर्जी निकली है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। और दूसरी बात, जो वेवलेंथ है किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इट्स रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक साइज। किसके साइज की बात चल रही है? ऑफ द सिस्टम दैट रेडिएट्स। ओके, एग्जाम्पल दिया है गामा रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ ऑफ 10 टू द पावर -14 टू 10 टू द पावर -15 मीटर। टिपिकली ओरिजिनेट कहां से ओरिजिनेट होता है? एटॉमिक न्यूक्लियस से। तो उसी का तो साइज रेंज दिया ही है। समझ में आ रही है बातें? एक्सरेज आर एमिटेड फ्रॉम हैवी एटम्स। ठीक है, अब इनकी वेवलेंथ कंपेयर करके देख लो, साइज किस तरह से कोरिलेट हो रहा है। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। अ ट्रांसमिटिंग एंटीना कैन मोस्ट एफिशिएंटली रेडिएट वेव्स हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट सेम साइज ऑफ द एंटीना। काफी इंटरेस्टिंग बात है ये, मतलब जो सोर्स का साइज उसके कंपेरेबल वेवलेंथ एमिटेड। वाह वाह, मजा आ गया, क्या बात है। और फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या कहा था आपने सर, एक बार फिर से बताओ। जो सोर्स है ना, सोर्स वो किस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा है, वो किस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, वो किस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहा है, ये डिसाइड करता है कि निकलने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैसी होगी, कितनी होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। The oscillating fields of an electromagnetic wave can accelerate charges and can produce oscillating current। मतलब अगर आप oscillating field की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो वो क्या कर सकती है? वो चार्जेस को क्या कर सकती है? वो चार्जेस को इट कैन एक्सेलरेट चार्जेस को एक्सेलरेट करवा सकती है। और फिर क्या होगा? फिर वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जो कि टाइम वेरिंग होगी, और फिर क्या होगा? फिर वापस मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी जो कि टाइम वेरिंग होगी, और यही कहानी चलती जाएगी। ओके, देयरफॉर एन apparatus designed to detect electromagnetic waves is based on the fact Hertz's original receiver worked in exactly this way. The same basic principle is utilized in practically all modern receiving devices. यही बात चल रही है, यही कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं किसी ऐसे डिवाइस में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिटेक्ट करे। ठीक है, चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अगला पॉइंट आपके सामने है, ये क्या कहता है? ये इंफ्रारेड वेव्स विद फ्रीक्वेंसीज लोअर देन द विजिबल लाइट वाइब्रेट नॉट ओनली द इलेक्ट्रॉन बट एंटायर एटम और मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। सिर्फ वो क्या इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट नहीं करवाएगा, बल्कि पूरे सिस्टम को, पूरे एटम को,
पूरे मॉलिक्यूल को वो वाइब्रेट करवाने की ताकत रखता है। दिस वाइब्रेशन इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी। सीधी सी बात है कि अगर पूरा सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट ना करके अगर पूरा एटम वाइब्रेट कर रहा है, पूरा सिस्टम आपके सामने वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या होगा? उसकी जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, उसका टेम्परेचर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। दिस इज वाई इंफ्रारेड वेव्स आर ऑफन कॉल्ड हीट वेव्स। बहुत काम की बात है कि ये क्या करेगा, इंफ्रारेड वेव क्या करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट ना करवा के पूरे सिस्टम को वाइब्रेट करवाएगा, जिसकी वजह से हीटिंग प्रोड्यूस होगी। ठीक है। द सेंटर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ अवर आई coincides with the center of wavelength distribution of the sun. This is because humans have evolved with visions most sensitive to the strongest wavelength from the sun. ठीक है, तो चलिए अब चर्चा बढ़ाते हैं आगे। ये बेसिकली आज का हमारा था डिस्कशन, वन शॉट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप ध्यान से पूरा तरह, जिस तरह आपने देखा है बिल्कुल उसी तरह से इसको रिवाइज करेंगे, इसके नोट्स मेंटेन करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए उनको आप वापस से दोबारा सॉल्व करने वाले हैं। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपको दोबारा इन्हें सॉल्व करना होगा। अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए लगे रहो अपने काम में। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक बहुत अच्छे उद्देश्य से चलते हैं, लेकिन फिर कौन क्या कह रहा है, कहाँ पे से क्या पॉजिटिविटी क्या नेगेटिविटी आ रही है, इन सब के कारण हम अपना जो है मोटो लो कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी 2 लाइन आपसे मैं कहना चाहूँगा, जो आप अपने स्टूडेंट लाइफ में याद रखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेंगी ये लाइन्स। कि किसी से मिलता जुलता नहीं आजकल, किसी से मिलता जुलता नहीं आजकल, वो खुद को अच्छी तरह जान रहा है। किसी से मिलता जुलता नहीं आजकल, वो खुद को अच्छी तरह जान रहा है। वो तैयारी में है किसी ऊंची उड़ान की, और लोग समझते हैं परिंदा हार मान रहा है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जम के पढ़ो, कुछ बेहतरीन करके बताओ, ताकि हम सबको, आपके पेरेंट्स को, इस पूरे देश को आप पे नाज हो। थैंक यू एंड सी यू सून। बाय।